तो लास्ट वीक हम लोगों का जो टेस्ट था रोटेशनल मोशन का, उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे अभी। बहुत डिफिकल्ट टेस्ट ये भी नहीं था, इजी था, इवन दो चैप्टर रोटेशनल मोशन है। और मैंने आपको कहा था कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स में रोटेशनल मोशन चैप्टर में आप कम से कम ऐसे लेवल पे आ जाओ कि अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लो। डिफिकल्ट नहीं बनता इस चैप्टर का तो कोई बात नहीं, नहीं बने, बट कम से कम इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इससे एग्जाम्स में इजी भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आता है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड इफ। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, नेट टॉर्क जीरो हो, तो अप्लाइड टॉर्क ऑन बॉडी इज जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। A circular disc is to be made by using iron and aluminum so that it acquired maximum moment of inertia about geometric axis. It is possible with aluminum at interior and iron surrounded to it. Iron at interior, ठीक है, alternate layers, sheet of iron used at both external surface and aluminum sheet at internal layer. देखो भैया, सर्कुलर डिस्क है ना, तो हमें बनाना है डिस्क। तो ये हमारे पास बनेगा एक डिस्क। अब बोल रहा है कि ये डिस्क दो चीजों को जोड़ के बना है, एल्यूमिनियम और आयरन। हमें कुछ इस तरीके से एल्यूमिनियम और आयरन लगाना है सो दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम हो जाए। तो हम क्या चाहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम करने के लिए हम चाहेंगे कि मास दूर हो, मास एक्सिस से दूर की तरफ हो। तो हम चाहेंगे कि अंदर की तरफ आपका हल्का मटेरियल है, मतलब ये इसके अंदर ही है, मैं दिखा नहीं सकता उस चीज को किसी भी तरीके से। अंदर हल्का है और दूर की तरफ आपका भारी मटेरियल है। अब सबको पता है कि एल्यूमिनियम हल्का होता है और आयरन भारी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? सेंटर की तरफ एल्यूमिनियम डालेंगे और बाहर की तरफ आयरन डालेंगे। तो एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडेड टू इट, ऑप्शन आगरा विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? यस सर। ओके, अच्छा, अगर स्फीयर होता, ये तो डिस्क था, आसान है। अगर स्फीयर होता तो क्या करते? अगर स्फीयर होता बेटा तो मैं क्या बोलता कि ये अपना स्फीयर है। पहले तो ये बताओ कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम करना है। तो लेट से हमको बोला गया कि ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें मिनिमम करना है, सॉरी मैक्सिमम करना है। तो हम चाहेंगे कि इस एक्सिस के आसपास में हल्का चीज हो और दूर पे भारी चीज हो। तो हम इस एक्सिस के आसपास में, अब कई लोग सोचेंगे सर ऐसे एल्यूमिनियम रख दो, नहीं, ऐसे एल्यूमिनियम नहीं रखेंगे हम, इस तरीके से एल्यूमिनियम रखेंगे। एक्सिस के आसपास में एल्यूमिनियम रख देंगे और बाहर में आयरन रख देंगे। समझ में आई बात? दिस विल बी मोर इफेक्टिव देन सिर्फ आप स्फीयर बनाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ एक स्फीयर काटते हो तो एक्सिस के यहाँ अगल बगल में क्या है? आयरन आ गया ना, तो मास पास में हो गया। हमें मास दूर करना है, तो हम चाहेंगे कि एक्सिस के आसपास का सारा वॉल्यूम एल्यूमिनियम ऑक्यूपाई कर ले और दूर का वॉल्यूम डेंसर मटेरियल मतलब कि आयरन ऑक्यूपाई कर ले। ओके बेटा, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट भी? यस सर। Okay, next question. A thin circular ring of mass capital M and radius small r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. एक पतला सर्कुलर रिंग है जिसका मास दे रखा है, ये अपनी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिंग है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मास रेडियस गिवन है। ओके, फोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर केप्ट जेंटली to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of ring will be, क्या बोला गया है? देखिए जरा, ये आपके पास एक रिंग है मान लेते हैं। ये रिंग अपनी एक्सिस के अबाउट, जो कि ऐसी होगी, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब कहा है कि इस रिंग के ऊपर चार मासेस रख दिए हमने, स्मॉल m ईच। जेंटली रखा है और
हमें बताना है कि अब इस नए सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी चेंज होके m से ओमेगा डैश हो जाती है। तो क्योंकि हमने जेंटली रखा है, हमने कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया है, हम बोलेंगे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, इसका मास कैपिटल M दे रखा था आपको, तो कैपिटल M स्मॉल r स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनटू ओमेगा, ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था। इट विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखिए फाइनली भी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ये सारा मास पॉइंट मासेस जो है ये भी साथ में रिंग के साथ में घूम रहे हैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखोगे तो आ जाएगा कैपिटल M r स्क्वायर रिंग का प्लस सारे के सारे मास r डिस्टेंस पर ही है, इसलिए 4m r स्क्वायर, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दिस टाइम्स ओमेगा डैश। दैट मीन्स ओमेगा डैश इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m टाइम्स ओमेगा। सो ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? हाँ है ना? क्लियर है ना? यस। ओके, नेक्स्ट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत हो तो कॉपी कर लो और डाउट हो तो पूछ भी लो, मतलब ऑब्वियसली। बेटा एक अविरूप ने पूछा है कि सर नेक्स्ट टेस्ट कौन से टॉपिक का होगा, तो यार नेक्स्ट टेस्ट भी आपके रोटेशनल मोशन का ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आ जाएंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी होगा, मतलब उसके बाद अभी तो एक टेस्ट और होगा रिजिड बॉडी पे, उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी पे आ जाएंगे। ये कॉपी कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। A solid cylinder of mass capital M and radius capital R, solid cylinder है, rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? हमें बोला गया कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग लिखा हुआ है, मतलब कि प्योर रोलिंग होगी। तो जो भी आपके सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि रोलिंग हो रही है, दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और एक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सो दिस इज इक्वल टू, ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितना होगा, ये सिंपली हाफ m VCM का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ I आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, आपका I हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, और क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है इसलिए ओमेगा हो जाएगा VCM बाय r। ठीक है, तो अगर मैं इस I को यहाँ और ओमेगा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा, दिस विल मीन दैट mgh विल बी इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस half I is mr square by 2 into VCM square by r square. You will get r square cancelled and this is equal to 3 by 4 mVCM square. That means VCM is equal to under root of 4GH by 3. Option Chennai is your correct option. Okay. Easy question, simple solution. सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, आंसर आ गया, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है, अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। एक बॉल रोल करिए बिना स्लिपिंग के, बहुत बढ़िया बात है, बॉल है तो हम स्फीयर मानेंगे इसको। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास इज k। चलो भैया, इसने
रेडियस ऑफ गायरेशन दे डाला, मतलब कि आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि बॉल स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, क्या है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, हमारा काम हो जाएगा। रेडियस ऑफ बॉल बी आर, देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी विल बी। देखो भाई, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ क्योंकि हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, हम बोलेंगे आई को लिख सकते हैं हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं क्योंकि प्योर रोटेशन इसलिए वी बाय आर, तो इसका स्क्वायर। अब यहां पर क्लियरली एक बात आ गई, कितना, ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टाइम्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब आपको ये बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी है। मतलब कि हमें बताना है, वी नीड टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियरली आपको दिख रहा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे मैं काम करता हूँ, पहले आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इंटू के स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इंटू आर स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इंटू के स्क्वायर। नाउ आई विल कैंसिल आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, कॉमन लेके ऊपर नीचे, सो दिस इज नॉट इम्प्लाइज, दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर चेन्नई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है एकदम, थोड़ी सी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन क्या है, इनफैक्ट बेटा ये जो रिजल्ट है ना, अगर आपने एनफ प्रैक्टिस करी तो ये रिजल्ट याद हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये याद हो जाता है कि हाँ ऐसा ही तो आता है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The ratio of the radius of gyration of a circular disk about a tangential axis in the plane of the disk and a circular ring of same radius about tangential axis in the plane of the ring is। देखो भैया, आपको एक डिस्क लेना है, एक रिंग लेना है, दोनों का रेडियस सेम लेना है, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बताना है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ रिंग और डिस्क। तो पहले हम बात करते हैं डिस्क की। अगर हम डिस्क के बारे में बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको एम के स्क्वायर के बराबर करेंगे। रिंग के लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा, क्योंकि डिस्क है, हमें मालूम है इसके डायमेट्रिक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 4। यहां से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहां पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, इसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये बिना पैरेलल एक्सिस थ्योरम के नहीं होगा, मुझे मालूम है इस साल आपके सिलेबस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम हटा दिया गया, बट मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आई इज इक्वल टू, सिमिलरली आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया 3 एम आर स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों का के कंपेयर करना है। तो क्लियर सी बात है, अगर आप इसको चलो I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको अगर आप एम K1 स्क्वायर बोल दो और इसको आप एम K2 स्क्वायर बोल दो, तो आपको क्या बताना है, K1 बाय K2। तो हम बोल सकते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, हमने 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें मिला 5 बाय 4 अपॉन 3 बाय 2 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर बाय K2 स्क्वायर।
दैट मीन्स k1 बाय k2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 8, 8 आ रहा नहीं नहीं 12 आ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 बाय 6. सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बॉम्बे. क्लियर? मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आप लोगों को, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन है. मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पर. A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1, okay, rotating with angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of combination of the disk is, देखो यार बिल्कुल सिंपल, क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है. क्या बोलेंगे, I1 ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा डैश. सो विल हैव ओमेगा डैश इज इक्वल टू I1 अपॉन I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा. ऑप्शन नंबर बॉम्बे. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन क्लास में किया था, उसमें हमें मास और रेडियस गिवन था, तो हमारा आंसर थोड़ा सा इससे मतलब दिखने में अलग आया था, आंसर यही था. ठीक है, ये आपका एल इनिशियल है, ये आपका एल फाइनल है. आगे बढ़ते हैं. Three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side length L centimeter as shown in the figure. ठीक है यार. The moment of inertia of the system about the line AX perpendicular to AB in the plane of ABC in gram per centimeter square is, आपको m मास में दे रखा है और m जो मास है वो ग्राम में दे रखा है और लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है. ओके, तो अपन को यूनिट का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें बस इसकी कैलकुलेशन कर देनी. तो मेरे को इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है AX, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. बहुत सिंपल सी बात है. इस एक्सिस के अबाउट ये जो पार्टिकल A पर रखा हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा जीरो, प्लस जो B पे रखा हुआ है उसका हो जाएगा ml स्क्वायर, प्लस जो C पे रखा हुआ है इसका आप अगर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा L/2, क्योंकि ये पूरा L है, ये पूरा L है, ये L/2, ये डिस्टेंस L/2, तो हो जाएगा प्लस m L/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5/4 स्मॉल m L स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बॉम्बे. मेरे ख्याल से अभी भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही होगी, अगर हो रही है तो पूछ लेना, इजी क्वेश्चन है. 9. A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its vertical axis rotates at the rate of 60 rpm about the axis. Okay, the torque which can stop the wheel's rotation in 1 minute would be, अरे यार देखिए भैया, आपका L है I इंटू ओमेगा नॉट, L नॉट ये है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा नॉट कितना है 60 rpm है, तो 60 रोटेशंस पर मिनट मतलब पर 60 सेकेंड्स. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 SI यूनिट्स. आप चाहो तो लिख सकते हो ऑब्वियसली इसके SI यूनिट कैलकुलेट करके, क्योंकि आई को आप केजी मीटर स्क्वायर में लिखोगे और यहाँ पे आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, तो केजी मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है, चलो ये L नॉट आ गया. हमें बताना है कि कितना टॉर्क अप्लाई करने पर हम इसे 1 मिनट के अंदर रोक सकते हैं. ठीक है, कितना टॉर्क अप्लाई करने पे, अच्छा 60 रोटेशन, मेरी गलती, ओमेगा नॉट थोड़ा 60 रोटेशंस पर मिनट है ना, तो 60 इंटू 2 पाई रोटेशंस पर मिनट. ठीक है, तो हो जाएगा 4 पाई. ठीक है,
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में 4 पाई। अब हमें बताना है कितना टॉर्क अप्लाई करने पे एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा 1 मिनट में। तो हम क्या बोलेंगे, टाउ इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय टी। दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 4 पाई अपॉन टाइम है 60 सेकेंड्स। सो दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 15 न्यूटन मीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो ये आपका पाई बाय 15 आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an orbital motion, the angular momentum vector is along the radius vector, parallel to linear momentum in the orbital plane, perpendicular to the orbital plane। देखो भैया, अगर हम ऑर्बिटल मोशन के बारे में बात करें, मान लेते हैं सन के अबाउट अर्थ का मोशन समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना सन है, यहाँ पे अपना अर्थ है। अर्थ इधर जा रहा है, लेट्स से वेलोसिटी v से, तो ये रहा अर्थ का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम किधर हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर किधर आएगा, क्योंकि ये आर और वी दोनों ही इस ऑर्बिट के प्लेन में है, इसलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कि ऑप्शन डी में पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। एम हटा दोगे तो एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। The moment of inertia of a uniform circular disk of radius capital R and mass capital M about an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk is, क्या है, आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका मास है कैपिटल एम, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क। मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, पैरेलल एक्सिस में लगाना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आई सी एम, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम आर स्क्वायर, so it is 3 mr square by 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। A drum of radius capital R and mass capital M rolls down without slipping along an inclined plane of angle theta. The frictional force decreases the rotation and translation motion, dissipate energy as heat, decreases the rotational motion, converts translation energy to rotational energy। देखो भाई क्या हो रहा है, ड्रम ले लो या सिलेंडर ले लो, एक ही बात है। ये ड्रम रोटेट होते हुए नीचे आ रहा है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v इधर होगी और कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर होगी। साथ ही साथ इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ऐसे अल्फा भी होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ नॉर्मल, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो ये जो mg cos थीटा mg और नॉर्मल तो बैलेंस कर गए, इधर लग रहा है mg sin थीटा और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। तो क्या हो रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसलेशन एनर्जी कम हो रही है, और इसी फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वही टॉर्क आपके डिस्क को एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसलेशन एनर्जी कम बढ़ती ही रहती है, बट कम बढ़ती है, जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती है, और रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शन में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखूं तो दैट इज ऑप्शन डी। ऑल्दो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि इट कन्वर्ट्स ट्रांसलेशन एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। ये गलत बात है, क्योंकि पहले से ट्रांसलेशन एनर्जी नहीं है, पहले पोटेंशियल एनर्जी है जो ट्रांसलेशन एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, बट फ्रिक्शन की वजह से रोटेशनल में कन्वर्ट हो गई। समझ में आई बात, ध्यान दीजिए।
आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होनी चाहिए थी किसमें, वो कन्वर्ट होनी चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, या ऐसे क्यों लिख रहा है, ये कन्वर्ट होनी चाहिए थी पूरी की पूरी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पूरी की पूरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। बट फ्रिक्शन की वजह से ये नहीं हुआ, इसके दो टुकड़े हो गए, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कन्वर्ट हुई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में और थोड़ी कन्वर्ट हुई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं है कि इट कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, कन्वर्ट तो ये पोटेंशियल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कर रहा है। बट क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशन में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, उसकी जगह रोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी कैन बी मार्क्ड, और क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, डिक्रीजेज द रोटेशनल मोशन, नहीं, रोटेशनल मोशन को बढ़ा रहा है, इसकी जो इसी के टॉर्क की वजह से अल्फा आ रहा है। डिक्रीजेज द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, नहीं, रोटेशन को बढ़ा रहा है, ट्रांसलेशन को घटा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively. Okay, about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular momenta will be in the ratio. देखो भैया, आपको बोला काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और I और 2I है। देखो भैया, हाफ आई ओमेगा, अच्छा ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को मैं आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आई लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर बाय आई लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर एंगुलर मोमेंटम सेम है, सॉरी ये आपको काइनेटिक एनर्जी सेम कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2i काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन सेम है तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई, इसलिए L1 बाय L2 इज इक्वल टू रूट I1 बाय I2। क्यों? क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन सेम है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2, ऑप्शन नंबर चेन्नई। समझ में आई बात? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफिकल्ट इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ frictionless surface shown in figure with a translational velocity v meter per second. Okay, if it is to climb the inclined surface with velocity then v should be, देखो भैया इसके पास जो टोटल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू mgh, मतलब कि हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mgh। दिस इंप्लाइज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा 2/5 एम, स्मॉल एम ही लिखेंगे, स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज वी बाय आर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एच, विच मीन्स 7/10 एम वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एच। So option number Agra is your correct option. ठीक है, चलो। अच्छा, it is rolling on a frictionless surface. ठीक है, क्योंकि रोलिंग लिखा हुआ है हम अज्यूम करेंगे प्योर रोलिंग है। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लिखा हुआ नहीं, बट हम वही अज्यूम करेंगे क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके भैया,
At some instant of time, a viscous fluid of mass m is dropped at the center and is allowed to spread out and finally fall. The angular velocity during this period देखो भाई क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। मैं थोड़ा सा साइड व्यू बना रहा हूँ, पूरा साइड व्यू नहीं, मतलब हमें एज्यूम करना है कि कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक विस्कस फ्लूइड को ड्रॉप कर दिया। अगर विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप करूंगा तो विस्कस फ्लूइड क्या होगा, सेंटर में लेफ्ट से ड्रॉप किया तो धीरे धीरे करके वो ऐसे स्प्रेड होगा चारों तरफ, है ना। और इनिशियली जब वो गिरेगा इसके ऊपर तो इनिशियली उसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, पर धीरे धीरे वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी से मूव भी करने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि काफी सारा एंगुलर मोमेंटम जो है उस लिक्विड को रोटेट करने में चला जाएगा, क्योंकि अगर ये आपका रोटेट कर रहा था डिस्क, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि साथ में लिक्विड भी रोटेट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एट सम इंस्टेंट द टाइम ऑफ टाइम अ विस्कस फ्लूइड ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड एट द सेंटर एंड इज अलाउड टू स्प्रेड आउट एंड फाइनली फॉल। फाइनली गिर जाता है। देखो यार, जब ये फाइनली गिरेगा तो सोचिए, जब फ्लूइड गिरा तो अपने साथ अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी लेके गिरा, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, साथ में मतलब बेसिकली कुछ एंगुलर मोमेंटम आपका फ्लूइड ले लिया, तो नेचुरल सी बात है डिस्क का एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होगा, ठीक है। नाउ थिंग इज, इंक्रीज कंटिन्यूसली तो हो नहीं सकता, रिमेन ऑल्टर्ड तो हो नहीं सकता, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली है और डिक्रीजेस इनिशियली एंड इंक्रीजेस अगेन, ये दो ऑप्शन है। तो देखो दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब ये गिर भी रहा है तो साथ में अपने टेंजेंशियल वेलोसिटी लेके जा रहा है फ्लूइड इसको उल्टी तरफ, मतलब फ्लूइड अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी बंद करके इसको पर टॉर्क अप्लाई करके इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा नहीं रहा गिरते वक्त। इसलिए वी विल सी दैट जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक सारा का सारा लिक्विड इसके ऊपर से गिर नहीं जाता, तब तक कंटिन्यूसली हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। किसी को दिक्कत हो तो बता दो। इजी है ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अपना एनालिसिस लगाना है कि यार आखिरकार क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। The moment of inertia of uniform circular disk of radius R and mass M about an axis touching the disk at its diameter and normal to the disk is, ये शायद हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो 3/2 mr² आएगा, है ना। थोड़ी देर पहले ये सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, दोबारा नहीं करा रहा मैं। 17. The moment of inertia of a rod about an axis through its center and perpendicular to it is half ml square यहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक आपके पास रॉड है, उसके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये गलत में प्रिंटेड है, मिस प्रिंटेड है, ये हो जाएगा 1/12 ml²। ये वो लिखना चाहता था, जो होता है वही लिख रहा है ये। अब बोला है कि हमने क्या किया, इस रॉड को बेंड कर दिया। कैसे बेंड किया, रॉड इज बेंट इन द मिडल सो दैट द टू हाफ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये रॉड कुछ इस तरीके से बेंड हो गया। और आपको इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आएगा ये बताना है।
जवाब ये है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रॉड का मास इस एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, बस जो रॉड पहले ऐसे था, जो पोर्शन वो रोटेट होकर ऐसे चला गया, इससे एक्सिस से मास का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनचेंज रहेगा, 1/12 ml² ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18. The particle of mass m moves in the xy plane with the velocity v along the straight line AB. Okay भैया, if the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA when it is at A and LB when it is at B, then LA is equal to LB. क्यों? क्योंकि यार देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, लाइन ऑफ मोमेंटम या लाइन ऑफ मोशन सेम है, तो इसलिए आर परपेंडिकुलर भी सेम है। नाउ आर परपेंडिकुलर इनटू पी विल बी योर एंगुलर मोमेंटम, ये चेंज नहीं होगा। वैसे भी समझ लीजिए, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है इस पार्टिकल के ऊपर, और नेट फोर्स अगर इस पार्टिकल के ऊपर 0 है तो क्योंकि ये पॉइंट मास है, इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा इसी पॉइंट पे लगेगा। इस पार्टिकल के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर नेट टॉर्क भी 0 है। अगर टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, LA इज इक्वल टू LB होगा। दो तरीके से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं इजीली, बिना किसी दिक्कत के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A uniform rod AB of length L and mass m is free to rotate about A. यूनिफॉर्म रॉड दे रखा है, ठीक है। The rod is released from the rest in the horizontal position. Okay. Given that the moment of inertia of the rod about A is, पता नहीं क्या है, the initial angular acceleration of the rod will be, देखो ये क्वेश्चन अपन क्लास में किए हुए हैं। क्या बोलेंगे, टॉर्क हो जाएगा L/2 इंटू mg और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा ml²/3, इसी एक्सिस के अबाउट। इसी एक्सिस के अबाउट हमने टॉर्क निकाला, इसी एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। फिर बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय I, दैट इज इक्वल टू mg L/2 अपॉन ml²/3, दैट इज इक्वल टू, देखो m से m गया, एक l ने एक l को मारा, ये हो गया 3g/2l। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री रिंग्स ईच ऑफ मास कैपिटल M and radius R are arranged as shown in figure. Okay, the moment of inertia of the system about the axis x dash will be, देखो भैया रिंग्स है तो अपना वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा दैट विल बी इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC, दैट इज इक्वल टू सिंपली IA प्लस 2IB बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू IA कितना हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर है इसलिए हो जाएगा mr²/2 प्लस आपका IB कितना होगा, IB हो जाएगा देखो IB इसके डायमीटर के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो प्लस 2 टाइम्स डायमीटर के अबाउट mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr², दैट इज इक्वल टू 3/2 mr², उसको 2 से 3 mr², तो हो गया 7 mr²/2। ऑप्शन नंबर आगरा। समझ में आई बात? Next question 21. For the given uniform square lamina ABCD whose center is O, हमें IAC और IEF के बीच में रिलेशन बताना है। स्क्वायर लैमिना है, अपन पहले देख चुके दोनों बराबर होता है। अच्छा नहीं, ये अलग अलग चीज़ें क्यों, IAC और IEF के बारे में नहीं बताना, पहले में IAC और IEF बताना है, दोनों इक्वल होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा। दूसरा बोल रहा है IAD इज इक्वल टू 3IEF।
देखो IEF हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ml² / 12 और IAD हो जाएगा ml² / 12 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर दैट इज सिंपली ml² / 3। तो ये इसका ट्रिपल नहीं है, 4 टाइम्स, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। IAD इज इक्वल टू 4IEF, ये एकदम सही ऑप्शन है। IAC, ये तो डायमेंशन ही गड़बड़ है। IAC इज इक्वल टू √2IEF, ये गलत है। IAC और IEF बराबर ही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये स्क्वायर लेमिना काफी डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने, प्लीज उसको एक बार और फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको ये याद नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट, a thin rod of length L and mass M is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them is 90 degree. Okay. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and the perpendicular to the plane defined by the two halves of the rod is simply ml² / 12। थोड़ी देर पहले भी किया था, क्या देखा हमने, रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये होता है ml² / 12 होता है। इसका हमने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो जब मैंने इसको 90 डिग्री से बेंड किया तो इस एक्सिस से डिस्टेंस मास का चेंज नहीं हुआ, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, ml² / 12 का ml² / 12 ही रह जाएगा। अगर कोई बच्चा मेहनत करके आंसर निकालना चाहता तो क्या करेगा, वो बोलेगा 2 रॉड्स हो गए स्ट्रेट L/2 लेंथ के, तो दोनों के एंड्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m/2 L/2 का होल स्क्वायर ml² / 3 होता है ना, ठीक है। तो आप फिर से मेरे ख्याल से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ml² / 12। ओके, दो तरीके से रास्ता बता दिया, एक तो सिंपल है, डायरेक्ट है कि क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दूसरा क्या है, इस बेंट रॉड को 2 हाफ रॉड्स में तोड़ लो, दोनों का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। 23. The ratio of radii of gyration of a circular disc to that of a circular ring, each of same mass and radius around their respective axis is. रेडियस ऑफ gyration ऑफ सर्कुलर डिस्क बताना है, सर्कुलर रिंग का बताना है, दोनों का रेशियो बताना है, ईच ऑफ मास m एंड ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अराउंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सेस। यार देखो, रेस्पेक्टिव एक्सिस के अबाउट मतलब आपका जो सर्कुलर डिस्क है, डिस्क के लिए क्या बोल सकते हो आप, mk² इज इक्वल टू mr² / 2 और आप mk1², और आप रिंग के लिए बोल सकते हो mk2² इज इक्वल टू सिंपली mr²। डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, k1/k2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज k1/k2 इज इक्वल टू 1/√2। ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा चेक कर लेना चाहिए, 1:√2 भी, √2:1 भी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसका किससे निकालना है। आपको डिस्क का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रिंग, मतलब डिस्क इज टू रिंग निकालना है, वही हमने कैलकुलेट किया, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ गया। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ गिवन हाइट इज मोर व्हेन इट स्लाइड्स डाउन द प्लेन कंपेयर टू व्हेन इट रोलिंग डाउन द सेम प्लेन। बिल्कुल सही चीज़ है, क्यों, क्योंकि अगर स्लाइड करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी पोटेंशियल एनर्जी है इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांसलेशन एनर्जी, जबकि रोलिंग के वक्त क्या होगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ट्रांसलेशन और रोटेशन में डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ट्रांसलेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। रीजन, इन रोलिंग डाउन बॉडी एक्वायर्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। एकदम सही रीजन है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। यहां बट नहीं लिखना चाहिए, बट से अंग्रेजी खराब हो जाती है, एंड लिखना चाहिए। सेकंड में बट सही है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्यूशन समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 25.
4 identical thin rods, each of mass capital M and length L, form a square frame. अच्छा, moment of inertia of this frame about an axis to the center of the square and perpendicular to its plane is. देखो भैया, एक स्क्वायर फ्रेम बनाया है हम लोगों ने रॉड से, सबका मास m है, लेंथ l है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जो एक्सिस इस स्क्वायर फ्रेम के सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 4 टाइम्स किसी भी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, 4 टाइम्स ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 ml स्क्वायर बाय 3, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है, हमने क्या किया, इस रॉड का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उसको l/2 डिस्टेंस से शिफ्ट कर लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके। अगला क्वेश्चन, a thin circular ring of mass capital M and radius capital R is rotating in a horizontal plane. सर्कुलर रिंग है, मास दे दिया, रेडियस दे दिया, ठीक है, horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega. ठीक है, वर्टिकल नहीं लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर लिखना चाहिए। ओके, इफ टू ऑब्जेक्ट्स each of mass m be attached gently to the opposite sides of the diameter of the ring, then the ring will then rotate with. देखो ये क्वेश्चन अपने थोड़ी देर पहले किया था, बस वहाँ पे 4 लगाए थे या 2 लगाए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर चेन्नई आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पेपर का पहला ही क्वेश्चन था वो। हमने 4 बॉल्स रखी थी स्मॉल एम मास की, इसमें 2 बॉल्स रखी हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, देखो ये बोल रहा है इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टाउ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन आपको बताना है किसका डॉट प्रोडक्ट वगैरह 0 होगा। देखो भैया, हमें मालूम है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, मतलब कि टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, इसलिए अगर आप टॉर्क का दोनों में से किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो वो 0 आएगा। तो इसलिए आर वेक्टर और टॉर्क वेक्टर इज नॉट 0 गलत है, आर वेक्टर और टॉर्क वेक्टर 0 है, ये ऑप्शन नंबर दिल्ली मेरे को करेक्ट लग रहा है, ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, a circular disk of moment of inertia it is rotating in a horizontal plane, okay, about its symmetry axis with a constant angular velocity omega I. ठीक है, another disk of moment of inertia of ib is dropped coaxially into the rotating disk. Initially the second disk has 0 angular speed, eventually both the disks rotate at constant angular velocity omega f. The energy lost by the initial rotating disk to friction is. ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या बोला, स्टेटमेंट है द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क टू द फ्रिक्शन बोला है। अब इसमें मैं क्या निकालूं, मतलब सिर्फ पहली वाली जो डिस्क रोटेट कर रही है वो कितना एनर्जी का लॉस कर ये निकालना है, या टोटल एनर्जी का लॉस कितना है ये निकालना है। लैंग्वेज से मुझे साफ साफ लग रहा है मुझे सिर्फ पहली डिस्क का एनर्जी लॉस निकालना है। ओके, तो मैं बोलूँगा आपका जो L इनिशियल था दैट वाज सिंपली आई टी इंटू ओमेगा आई, और L फाइनल हो गया आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल। मेरे को फिर भी जो मैंने बोला ना, मैं उसमें कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है टोटल एनर्जी का लॉस निकालना है, क्योंकि एनर्जी लॉस्ट बोला है, जबकि अगर मैं सिर्फ पहली वाली डिस्क के एनर्जी का लॉस निकालूंगा तो इट विल बी लाइक, ये एनर्जी लॉस्ट नहीं फ्रिक्शन को,
ये इसमें से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो गई दूसरे वाले डिस्क को, ठीक है। बट फिर भी मैं क्योंकि एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग, दोनों में से कोई भी मीनिंग परफेक्टली नहीं निकल रहे, इसलिए मैं अपने मन से कोई भी एक चीज़ निकाल लूँगा। अगर ऑप्शन हुआ तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करूँगा क्या करना है। तो एल फाइनल इतना है, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आई टी इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल, which means that omega final is simply IT plus upon IT plus IB, I small b into omega initial, ठीक है। तो एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट डिस्क, मैं सिर्फ ये निकाल रहा हूं पहले, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर माइनस हाफ आई टी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ आई टी इंटू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस ओमेगा फाइनल स्क्वायर, दैट विल बी ओमेगा इनिशियल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आई टी अपॉन आई टी प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, ये जो ऑप्शन है मेरे को ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, ये ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा। तो एनर्जी लॉस बाय फर्स्ट डिस्क नहीं निकालना है आपको, टोटल एनर्जी लॉस निकालना है, ठीक है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। अब मैं निकालूंगा एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम। ये सिंपली हो जाएगा, अगर हम इसके लिए मेहनत करना चाहें तो हमें मालूम है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आई, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2i। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। क्योंकि दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए बोलूंगा कि k इनिशियल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i इनिशियल and k final is equal to L square upon 2i final. So energy lost is k initial minus k final, that is equal to L square by 2 कॉमन आ गया, ऊपर आया I final minus I initial upon I initial into I final. Now we just need to put the value of L square here, so that is equal to 1 by 2 times L क्या है आई टी ओमेगा आई। सो अच्छा, मुझे आई फाइनल और आई इनिशियल की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। ये हो जाएगा हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर इंटू आई फाइनल माइनस आई इनिशियल इज नथिंग बट, देखो भैया आई इनिशियल था आई टी और आई फाइनल था आई टी प्लस आई बी, तो आई फाइनल माइनस आई इनिशियल इज सिंपली आई बी, ठीक है। अच्छा, ये आई टी स्क्वायर है, ओके। आई बी अपॉन आई इनिशियल इज आई टी, आई फाइनल इज आई टी प्लस आई बी, तो एक आई टी कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाफ आई टी आई बी अपॉन 2 आई टी प्लस आई बी, हाफ आई टी आई बी अपॉन 2 आई टी प्लस आई बी ओमेगा आई का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ओके। थोड़ी मेहनत कैलकुलेशन में, सिर्फ वो भी इसलिए क्योंकि आई टी आई बी ऐसे करके थोड़ा कंफ्यूज किया। ये वाला जो बात था एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट डिस्क, ये इसका मीनिंग नहीं है, वैसे होता भी नहीं। मैं इसीलिए इसको शुरू किया था कि आपको बता दूं, अगर कभी एग्जाम में इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो एनर्जी लॉस्ट जब बोला गया बेटा तो समझिए इस चीज़ को, अगर आपको एनर्जी लॉस्ट बोला गया तो एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एनर्जी लॉस्ट इसको सीधे पूछना होगा ना कि फर्स्ट डिस्क में कितना एनर्जी का लॉस किया, तो इसको सीधे बोलेगा कि फाइंड, मतलब तो यही बोलेगा, कुछ और क्या बोलेगा। लेकिन
अगर कभी इसके आगे लिखा है डिस्क टू फ्रिक्शन, यहां पर ये फ्रिक्शन लिखकर सारा इसने मामला क्लियर किया है कि भैया एनर्जी लॉस्ट टू फ्रिक्शन है, तो आपको सिर्फ हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो निकालना है, दैट इज एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफर्ड टू सेकंड डिस्क नहीं पूछा गया। हाँ, अगर ये बाय फ्रिक्शन टू फ्रिक्शन नहीं लिखता तो आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वो पोर्शन कैलकुलेट कर रहे होते। ठीक है, सिंपल सा मतलब एक स्टैंडर्ड सा ये आपको समझना होगा कि इस तरीके की लैंग्वेज कई बार एग्जाम्स में आती है, और आपको ये देखना होगा कि एनर्जी लॉस्ट अगर बोला गया है, सिर्फ एनर्जी लॉस्ट बताया गया, सिर्फ बोला जाए एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल डिस्क, तो आपको सिर्फ इनिशियल डिस्क का एनर्जी लॉस बताना है, वो उसमें जो भी एनर्जी उसने दूसरे को ट्रांसफर की सब कुछ लॉस में काउंट होगा। पर बोला एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल डिस्क टू फ्रिक्शन, मतलब सिर्फ फ्रिक्शन में जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो वाला एनर्जी आपको निकालना है, वो एनर्जी जो दूसरे डिस्क को ट्रांसफर होगी वो कैलकुलेट नहीं करना है। दैट मीन्स आपको हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स टोटल सिस्टम ने एनर्जी लूज की है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन में मेरे को पर्सनली हमेशा प्रॉब्लम रही है अपने टाइम पे लैंग्वेज में, यार जो पूछा जाता है तमीज से पूछो ना, क्यों ऐसे घुमा के पूछो, मतलब आप मेरे को इंग्लिश में क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, मतलब उसमें भी ऐसी कोई इंग्लिश नहीं है कि आप मतलब बहुत हाईफाई इंग्लिश पूछ रहे हो कि मेरी नॉलेज चेक कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 29, a thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega। पतला सर्कुलर रिंग है, मास दे दिया, रेडियस दे दिया, अपने एक्सिस को रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, 3 बार रिपीट हो गया। ठीक है, मतलब 2 बार तो सेम टू सेम रिपीट हो गया, एक बार बस थोड़ा सा डेटा चेंज करके रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास 9m, अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास m and radius r/3 is removed concentrically। कंसेंट्रिकली रिमूव किया, बहुत अच्छी बात है। The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through its center is। देखो भाई, आपको बेसिकली क्या बताना है, सिंपल सी बात है, आप इनिशियल टोटल एंगुलर मोमेंटम में से आप रिमूव्ड एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो इनिशियल हो जाएगा 9m आर स्क्वायर बाय 2 माइनस फाइनल हो जाएगा m आर बाय 3 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 तो कॉमन आ गया, 9 माइनस 1 बाय 9, सो दिस इज 81 बाय 9, 80 बाय 9, 80 में से 2 कैंसिल हो गया तो 40 बाय 9, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, a solid cylinder and a hollow cylinder both of the same mass and same external diameter are released from the same height at the center height at the same time। ओके, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, दोनों को ही सेम मास और सेम एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, ठीक है, और सेम हाइट से दोनों को रिलीज कर दिया है इंक्लाइन प्लेन पे। ओके, बोथ रोल्स डाउन, रोल विदाउट स्लिपिंग, विच ऑफ देम विल रीच द बॉटम फर्स्ट। देखो यार, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो बाद में पहुंचेगा, क्योंकि उसकी रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, हॉलो का, तो हॉलो सिलेंडर इसलिए लेट से पहुंचेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड सिलेंडर, ऑप्शन नंबर चेन्नई। ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हुए क्लास में अच्छे से डिटेल में, तो ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड of mass capital M and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught। Okay, its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length will be
आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। सिंपली आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एल बाय 2 डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया तो एम एल बाय 2 का होल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम 0 एट, देखो भैया थीटा दे रखा है आपको 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 12t, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 12t माइनस 12। टॉर्क 0 बताना है मतलब आपको अल्फा 0 बताना है, इसका मतलब टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लू सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small mass attached to a string rotates on a frictionless tabletop as shown, ठीक है। if the tension in the string is increased by pulling the string causing the radius of the circular motion to decrease by a factor of 2, the kinetic energy of the mass will, a small mass attached to a string rotates on a frictionless tabletop as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string causing the radius of the circular motion to decrease by a factor of 2, देखो भाई हमने क्या किया है, मान लो ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर एक छेद है सेंटर पे, हम यहाँ से रस्सी को पकड़ के नीचे खींच देते हैं तो रेडियस कम हो जाएगा। रेडियस कम हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v थी, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो तो है mvr, रेडियस हो गया r बाय 2 तो मतलब वेलोसिटी हो जाएगी 2v, है ना। रेडियस गोज टू r बाय 2, दिस मीन्स क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगी 2v। और अगर वेलोसिटी 2v हो जाएगी तो मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी 4k0 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग शेल, ये वेल नहीं है शेल है, इज गिवन बाय इक्वेशन qt इज इक्वल टू 2t क्यूब, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन, q का मतलब थीटा है, ठीक है, तो इस इक्वेशन भी सेम है क्या, 2t क्यूब माइनस 6, सेम टू सेम क्वेश्चन है, दो बार आ गया फिर से, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 30 meters and weight 100 kg. The 55 kg man walks up to 65 kg man and sits with him. If the boat is still in water, the center of mass of the system will shift back. देखो बेटा, ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है और इसमें रोटेशन से रिजिड बॉडी से कोई मतलब नहीं है। ये आपका 30 मीटर लंबा रॉड है, ये 55 kg का आदमी है, यहाँ पर 65 kg का आदमी रखा हुआ है, खड़ा है, ये मूव भी नहीं करता, और इसका मास आपको 100 kg दे रखा है। बोला है ये आदमी जाकर इसके बगल में बैठता है, तो क्या होगा, बोट थोड़ा इधर शिफ्ट होगी, लेट से ही बोट चली जाती है इधर की तरफ x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 30 माइनस x, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा x, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 करना है, मतलब कि क्या हो जाएगा 55 इंटू 30 माइनस एक्स प्लस 65 इंटू माइनस एक्स प्लस 100 इंटू माइनस एक्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू 0, मतलब दिस न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स
x इज इक्वल टू 55 इंटू 30 अपॉन 55 प्लस 65 प्लस 100, दैट कम्स आउट टू बी 220. 55 इंटू 30 अपॉन 220, तो ये 2.5 इंटू 3 इज 7.5 मीटर आ रहा है. ये 0.75 मीटर दे रखा है, तो मतलब शायद ये 3.0 के 3.0 मीटर होगा शायद ये. ठीक है, तो जो भी है यही आपका ऑप्शन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 37. ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1 vector, F2 vector and F3 vector represent three forces acting along the sides AB, BC and AC. AB, BC and AC as shown respectively. Okay. If the torque about O is 0, then the magnitude of F3 vector is. देखो भैया, अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों का टॉर्क O के अबाउट कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज. और F3 वेक्टर का है क्लॉकवाइज. तो F3 वेक्टर का टॉर्क F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के टॉर्क को बैलेंस करेगा, है ना. अब मजेदार बात क्या है, तीनों ही फोर्सेज का जो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो O से सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इसलिए सिंपली अगर मैं उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R बोल दूं, तो R इंटू F3 बैलेंसेज R into F1 plus R into F2. That means F3 is equal to F1 plus F2. Option number Chennai is your correct option. Okay? समझ में आया ये? सर ये रिपीट कीजिए. हाँ, देखो भैया, ये ट्राइंगल है, ये सेंटर है. मैंने बोला लेट से ये डिस्टेंस आपका R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R ही होगा. ये डिस्टेंस कितना होगा? R ही होगा. अब तीन फोर्सेस लगे, एक लगा यहां पर ऐसे F1, एक लगा यहां पर ऐसे F2. आप मुझे बताइए ये दोनों का टॉर्क किस डायरेक्शन में है? इस प्लेन के से बाहर की तरफ है कि नहीं? आपके स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए मेरे को. R क्रॉस F1, R क्रॉस F2 करके देखिए राइट हैंड थंब रूल से. आ रहा है स्क्रीन के बाहर की तरफ? यस सर. नहीं, अगर ऐसा नजर नहीं भी आ रहा है, कम से कम इतना तो नजर आ रहा है कि दोनों का दोनों आपके इस जो भी सिस्टम है उसको इस सेंस में रोटेट करेंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे F1 और F2. इस एक्सिस के अबाउट. तो इसका जो टॉर्क F1 और F2 का ये काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब कि आपके प्लेन के बाहर की तरफ है. और यहां पर लग रहा है आपका एक F3 वेक्टर. अब इस F3 वेक्टर का टॉर्क देखिए तो किधर लग रहा है? ये अंदर की तरफ लग रहा है क्या प्लेन के? हाँ या ना? अब तीनों का टॉर्क का सम 0 है, मतलब कि मैं ये लिख सकता हूं कि माइनस R F3. ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला एक और क्या होता है? R परपेंडिकुलर इंटू F, राइट. और माइनस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अंदर की तरफ मैंने माइनस ले लिया. ठीक है, तो माइनस R F3 प्लस R F1 प्लस R F2, यही होगा ना सारा टॉर्क. अगर मैंने बाहर की तरफ पॉजिटिव ले रखा है और अंदर की तरफ नेगेटिव ले रखा है तो. हाँ या ना? क्योंकि F1 और F2 बाहर है, F3 अंदर है. F1 और F2 काउंटर क्लॉकवाइज है, F3 क्लॉकवाइज है. सो इन तीनों का सम जो है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क अबाउट O इज 0 क्वेश्चन में मेंशन्ड है. दिस मीन्स कि यहाँ से अपना ये इक्वेशन बन जाएगा, उससे ये आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर चेन्नई. कोई दिक्कत? किसी को डाउट था ना? आयुषी आपने पूछा था ना शायद ये? समझ गए. समझ गए? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directly along.
The radius, the tangent to the orbit, a line perpendicular to plane of rotation, the line making an angle 45 डिग्री with the plane. Obviously इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 नहीं, हालांकि मेंशन करना चाहिए क्वेश्चन में कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, है ना? जब तक आप किस पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछोगे तब तक बताना इम्पॉसिबल है. बट यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि सेंटर के अबाउट ही पूछ रहा होगा, और क्या करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The disk of inertia of uniform circular, the moment of inertia of uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through. A नहीं, क्या होगा? देखो भाई, इसके अबाउट तो मिनिमम होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. कि I का फॉर्मूला क्या होता है? ICM प्लस एम डी स्क्वायर. सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास होगी उसके लिए डी जीरो हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ ICM बचेगा. कुछ भी किसी भी और पॉइंट के लिए आपके पास कुछ ना कुछ डी की वैल्यू आ जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा. डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. और सबसे ज़्यादा इस केस में डिस्टेंस डी किसका है? पॉइंट बी का है. इसलिए आंसर क्या होगा? पॉइंट बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. कोई दिक्कत? A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is equal to 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kg meter square. ठीक है भैया. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at a speed of 1 meter per second relative to ground. Time taken by the man to complete one revolution is. आपको ध्यान दीजिएगा, ये 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड दे दिया है इसमें, है ना? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? ये आपका डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक आदमी चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए डिस्क उल्टा घूमने लगेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. ठीक है, समझ में आई बात? आप ये ओमेगा निकाल सकते हो और इस आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क निकाल सकते हो बाय सिंपली अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. उसके बाद आपको उस आदमी की वेलोसिटी जो भी डिस्क के रेस्पेक्ट में आई है उस वेलोसिटी का यूज करके 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन कर देना विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, वो आपका आंसर होगा, है ना? देखो क्या करेंगे. आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है 200 kg मीटर स्क्वायर, आदमी दे रखा है 50 kg का, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल फाइनल दैट हैज टू बी इक्वल टू 0, विच मीन्स कि क्योंकि इनिशियली जीरो सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे था, विच मीन्स कि एम आर वी ये आदमी का एंगुलर मोमेंटम माइनस आई ओमेगा इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू एम आर वी अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू आदमी का मास 50, रेडियस 2 मीटर, वी आपको 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अपॉन आई आपका है 200 kg मीटर स्क्वायर. So this comes out to be equal to 1/2 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, अब क्योंकि 1/2 रेडियन पर सेकंड है, इसका मतलब ओमेगा आर हो जाएगा 1/2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड. तो बेसिकली आदमी उधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, डिस्क इधर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन एज विद रिस्पेक्ट टू डिस्क is equal to 1 minus 1 that is equal to 2 meter per second. Therefore time कितना लगेगा? That will be equal to 2 pi r upon v, that is equal to 2 into pi into radius है 2 meter upon v है 2 meter per second, that is equal to 2 pi second. Option number Bombay is your option. ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमारा डिस्क के ऊपर चूहा दौड़ रहा था.
उसमें तो और आपको ये जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क दे रखी थी और आपको डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी थी। यहाँ तो बहुत आसान है। ये कुछ क्वेश्चन जो क्लास में कराए थे उसको रिवाइज करिए, सारे क्वेश्चन इस कम से कम इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसी रिवीजन से। आगे बढ़ते हैं। 41 3 masses are placed and the x-axis 300 gram at origin, 500 gram at x equal to 40 centimeter, 400 gram at x equal to 70 centimeter. The distance of the center of mass from the origin is, क्या हो जाएगा? 300 into 0 plus 500 into 40 plus 400 into 70 upon 300 plus 500 plus 400. That is equal to 2, चलो पहले तो सारे डबल जीरो काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 200 प्लस 280 अपॉन 3 प्लस 5 प्लस 4 इज 12. दैट इज इक्वल टू 480 बाय 12, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर आगरा इज योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. A thin hollow sphere of mass m is completely filled with a liquid of mass m. Okay. When the sphere rolls with velocity v, kinetic energy of the system is. देखो भाई, इसमें हमें मानना है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, कि एक स्फीयर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. जितना मास स्फीयर का है, हॉलो स्फीयर का, उतना ही मास पानी का भी है. ठीक है. और ये स्फीयर, आपसे कहा गया है कि ये जो स्फीयर है ये फ्लोर पर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. ठीक है. और आपसे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछी है इन टर्म्स ऑफ वी. ये ओमेगा गिवन नहीं, इन टर्म्स ऑफ वी आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बतानी है. तो क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है और ग्राउंड रेस्ट पर है, इसलिए वी इज इक्वल टू ओमेगा आर में डायरेक्टली बोल सकता हूं. अब क्या होगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है. देखो, ये हमें एज्यूम करना है कि जो लिक्विड है वो, क्योंकि फ्रिक्शनलेस मानेंगे हम लोग, आइडियल लिक्विड मानेंगे, तो लिक्विड डज नॉट रोल. वैसे रोल करता भी नहीं लिक्विड इस तरीके से, तो हमारा लिक्विड क्योंकि रोल नहीं कर रहा, हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड. तो क्योंकि लिक्विड के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी है, हम इसमें काइनेटिक एनर्जी बॉल में तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज वी बाय आर का होल स्क्वायर. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज सिंपली, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, plus kinetic energy of liquid is simply half m v square. So this is equal to half m v square तो आ गया कॉमन, 1 plus 2/3 plus 1, that is equal to 3 plus 3 6 plus 2 8. तो 4/3 mv square. ऑप्शन नंबर चेन्नई इज योर ऑप्शन. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि लिक्विड रोल नहीं करेगा, इसलिए लिक्विड के लिए आप सिंपली ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ही यूज करोगे. सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ आप स्फीयर के लिए यूज करोगे. क्वेश्चन नंबर 43. इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी इंक्रीजेस बाय 200%, देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. देखो भैया, आप ये भी अपना हम लोग बार बार देख चुके हैं कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज सिंपली L स्क्वायर बाय 2I आता है. जैसे वहाँ पे P स्क्वायर बाय 2M होता है ना, यहाँ पे L स्क्वायर बाय 2I आ रहा है. सेम फॉर्मूला है ना. तो क्योंकि आपका बोला है कि एंगुलर मोमेंटम 200% से इंक्रीज किया, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजेस बाय 200% है,
मतलब कि आपका ये के नॉट बोल देता हूँ, तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बाय 200% का मतलब 3L हो गया, राइट, क्योंकि 100 तो पहले से था, उसमें 200% और जोड़ दिया तो 300 हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया 3L का होल स्क्वायर बाय 2I, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स L स्क्वायर बाय 2I, मतलब 9 टाइम्स हो गया। मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, 800% का इंक्रीमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज योर ऑप्शन, है ना। 100 से 900 हो गया, मतलब इंक्रीज कितना हुआ 800। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, two circular discs of equal mass and thickness made of different materials will have same moment of inertia about its central axis of rotation। क्या बोल रहा है, टू सर्कुलर डिस्क है, दोनों का मास इक्वल है, थिकनेस इक्वल है, डिफरेंट मटेरियल है, विल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर, नहीं बेटा, अच्छा इक्वल मास एंड थिकनेस, नहीं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला मास सेम है थिकनेस सेम है, मतलब रेडियस डिफरेंट होगा। अलग अलग मटेरियल है तो डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, मास सेम है मतलब वॉल्यूम अलग अलग है। अब थिकनेस अगर सेम है तो रेडियस अलग अलग होगा, तो अगर रेडियस अलग अलग कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, एकदम सही बात है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ring of mass capital M and radius r is moving in horizontal plane at angular speed omega about self axis। रिंग दे दिया है, मास दे दिया है, रेडियस दे दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। इफ टू इक्वल पॉइंट, फिर से वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 बार तो ऐसे रिपीट हो गया और एक बार आपका डेटा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन तो गलत कोई भी नहीं मिला मेरे को, हो सकता है आंसर में कोई गलती हो, उसके बारे में नहीं कह रहा, क्वेश्चन मेरे को कोई गलत नहीं मिला, बस हाँ एक क्वेश्चन 4 बार आया और एक क्वेश्चन 2 बार आया, तो बेसिकली 5 क्वेश्चन आपके लिए बोनस थे इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन कम सॉल्व करने थे, 45 की जगह 40 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। चलो, तो आज की क्लास में कोई डाउट है या कोई अलग से डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है बेटा।